मुद्रा। मुद्रा के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था कि मुद्रा वह है जिसे सब जगह स्वीकार कर लिया जाए, जो धन संचय का साधन हो और जो विनिमय का माध्यम हो। मुद्रा के कार्य भी बनाए। मुद्रा के कार्य, मुद्रा के कार्य तो पहुंचे नहीं है ना अभी। तो परिभाषा दे रहा है। तो परिभाषा भी तो आएगा ना परीक्षा में। एक परिभाषा याद कर लेना, है ना। अर्थ को पहले समझो। अर्थ कल मैंने अर्थ बता दिया था आपको, फिर भी संक्षेप में बता दे रहा हूं कि मुद्रा वह है जो विनिमय का माध्यम का कार्य करे, मूल्य संचय का काम करे और मूल्य मापक का कार्य करे, है ना। और ये सभी चीजों की समस्या उसमें आती थी। किसमें? वस्तु विनिमय में मूल्य संचय करने में प्रॉब्लम आती थी, विनिमय के माध्यम में भी प्रॉब्लम आती थी, मूल्य के मापन करने में भी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन मुद्रा में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मुद्रा किसे कहते हैं? जो मूल्य संचय का काम करे, मूल्य मापन का काम करे और विनिमय के माध्यम का काम करे और सर्वमान्य रूप से स्वीकार हो, सभी लोग उसे स्वीकार करते हैं, है ना। किसी को आप 100 का नोट देते हैं तो वह उसको पढ़ता थोड़ी है कि इसमें 100 रुपया लिखाया है कि नहीं लिखाया है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल का सिग्नेचर है कि नहीं, देखता है क्या? देखा, दूर से ही देखा, कलर से ही पहचान लेते हैं लोग और मान जाते हैं कि ये 100 रुपया है। इसको बोलते हैं सर्वमान्य रूप से स्वीकार करना, सभी स्वीकार करते हैं, है ना। तो मुद्रा की एक परिभाषा आप याद कर लेना, सेलिगमैन की परिभाषा। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। माने सेलिगमैन क्या बोलते हैं? मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। सामान्य स्वीकृति का मतलब सभी लोग उसे स्वीकार करते हों, वह मुद्रा है। तो रुपयों आपने जो भी नोट चलाया होगा सभी स्वीकार करते हैं, कोई लेने से इनकार करता है क्या? इसलिए वो मुद्रा है। लेकिन किसी और चीज को दोगे मुद्रा के अलावा तो सभी लोग स्वीकार करें जरूरी नहीं है। जैसे आप चेक देते हो किसी को, तो जिसके पास खाता है बैंक में, अकाउंट है, वो चेक ले लेगा, परंतु जिसके पास बैंक का खाता ही नहीं है वो चेक लेने से इनकार कर देगा। तो चेक को मुद्रा नहीं कह सकते हम, क्योंकि सामान्य स्वीकृति नहीं है चेक। लेकिन किसी को 10 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपये का नोट दोगे तो जिसके पास बैंक में खाता है वो भी ले लेगा, जिसके पास बैंक में खाता नहीं है वो भी ले लेगा। तो इसको बोलते हैं सामान्य स्वीकृति। सामान्य स्वीकृति का अर्थ है जो जिसको सभी लोग स्वीकार करें। तो सेलिगमैन यही कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, माने जिसे सब लोग स्वीकार करते हों। ठीक है। मुद्रा के कार्य। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मुद्रा के कार्य, ये परीक्षा में आ गया, समझोगे। ठीक है। मुद्रा का पहला कार्य है प्राथमिक या मुख्य कार्य। प्राथमिक कार्य माने जो पहला काम है, जो जरूरी काम है, मोस्ट इंपोर्टेंट काम है मुद्रा का, वो क्या क्या है? प्राथमिक कार्य में सबसे पहले है विनिमय का माध्यम। आपने पिछले पीरियड में वस्तु विनिमय पढ़ा था,
वस्तु विनिमय में हमने क्या देखा था कि हमको जिस चीज की जरूरत है सामने वाले के पास है, लेकिन सामने वाले को जिस चीज की जरूरत है वो हमारे पास नहीं है, और उस समय विनिमय होने में समस्या आती थी। ये प्रॉब्लम हुई थी ना। इन समस्याओं को मुद्रा ने बड़ी आसानी से दूर कर दिया। किसको किस चीज की जरूरत है अब ये देखना नहीं पड़ता है। आपको जिस चीज की जरूरत है वो आप मुद्रा दीजिए और वो चीज ले लीजिए। तो मुद्रा ने सबसे पहला काम और सबसे अच्छा काम ये किया कि विनिमय के माध्यम को अत्यंत सरल बना दिया। हमको किसी को 2 रुपये देना है तो 2 रुपये दे सकते हैं, 1 रुपये देना है तो 1 रुपये दे सकते हैं, 1 लाख देना है तो 1 लाख दे सकते हैं। परंतु वस्तु विनिमय के समय क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कोई बड़ी चीज हमारे पास ऐसी चीज है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, उस समय हम विनिमय नहीं कर पाते थे। जैसे मैंने पिछले पीरियड में आपको बताया था कि 3 लोगों के साथ हम लेन देन कर रहे हैं और हमारे पास एक बकरी है, तो 3 लोगों को उसको डिवाइड करके दे नहीं सकते थे। तो ये जो विभाजन की प्रॉब्लम थी विनिमय करते समय, वस्तु विनिमय में विभाजन की प्रॉब्लम थी, वह समस्या मुद्रा विनिमय में नहीं आती है। हम किसी को छोटी से छोटी मुद्रा की इकाई 50 पैसे 25 पैसे भी दे सकते हैं, 1 रुपये भी दे सकते हैं, 10 रुपये भी दे सकते हैं। तो विनिमय को मुद्रा विनिमय ने अत्यंत सरल और आसान बना दिया। अब हमको किस व्यक्ति को क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, यह खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधा सीधा हम पैसे खर्च करते हैं और अपनी जरूरत का सामान ले लेते हैं। तो मुद्रा का यह पहला काम है, प्राथमिक कार्य माने प्राइमरी वर्क, जो फंक्शन यही है कि विनिमय का माध्यम को मुद्रा ने बहुत इजी बना दिया, आसान बना दिया। और इसके बाद दूसरा है मूल्य का मापक। मूल्य का मापक का तात्पर्य है कि किसी वस्तु की क्या कीमत है, ये मूल्य का मापक है। मान लीजिए ये डस्टर का एक चौक का एक डब्बा है, इसकी कीमत 40 रुपए है। तो मुद्रा के द्वारा हम आसानी से इस चाक के डब्बे की कीमत या इस किताब की कीमत 150 रुपए है, ये मुद्रा के द्वारा हम उसकी कीमत को माप सके। लेकिन जब मुद्रा नहीं थी, दुनिया में वस्तु विनिमय का प्रचलन था, तब अगर दुकानदार से आप पूछते कि इस चाक के डब्बे को कितने में बेचोगे, तो रुपए में कैसे बताता, है ना। तब वो बता नहीं पाता कि इसकी क्या कीमत है। फिर आपके पास आप इस चाक के लिए क्या देते हैं उसको, उसकी जरूरत के सामान को। मान लो उसकी जरूरत के सामान है चावल, आपके पास नहीं है, तब तो आप इसको खरीद ही नहीं सकते, चावल नहीं है तो। और चलो खुदा न खास्ता चावल है आपके पास, तब भी वो कैसे बताएगा कि इस चाक के डब्बे के लिए वो कितना चावल लेगा आपसे। एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल होगा। दूसरा ग्राहक आएगा, बोलेगा मेरे पास गेहूं है, इस चाक के डब्बे के लिए कितना गेहूं लोगे, उसके लिए अलग पैमाना होगा। कोई तीसरा आएगा, बोलेगा मेरे पास बकरी है, मेरे को चाक लेना है, तो कैसे बोलेगा। माने वस्तु विनिमय में किसी वस्तु की क्या कीमत है, ये मापना माने नापना, ये मापना बहुत मुश्किल था। लेकिन मुद्रा विनिमय ने किसी भी वस्तु को उसकी कीमत क्या है ये मापन करने में बहुत सहूलियत प्रदान की। एक चॉकलेट आप 1 रुपये में खरीद सकते हो, उसकी वो कीमत है। एक कार आप 10 लाख में खरीद सकते हो, उसकी कीमत है। किसी भी वस्तु की कीमत को मापना मुद्रा विनिमय ने आसान बना दिया।
और वर्तमान में मुद्रा के कारण ये दो चीजें, खासकर विनिमय करना और किसी वस्तु की कीमत को मापना बहुत आसान हो गया। तो मुद्रा के ये दो प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य हो गए। इसके बाद सेकेंडरी फंक्शन यानी द्वितीयक कार्य। ठीक है, इसको आप द्वितीयक कार्य, सहायक कार्य या गौण कार्य भी कह सकते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, परीक्षा में मुद्रा के सहायक कार्य बोल देगा तो वही सेकेंडरी फंक्शन को लिखना है, गौण कार्य लिख देगा तो भी उसी को, द्वितीयक कार्य लिख देगा। प्राथमिक कार्य माने पहला काम, द्वितीयक कार्य यानी दूसरा काम। वो दूसरा काम को सहायक कार्य या गौण कार्य भी बोल सकता है परीक्षा में, एग्जाम में। तो ये तीनों का मतलब सेम है। तो मैंने मुद्रा को तो ये काम करना ही चाहिए, इसके अलावा और क्या क्या काम करना चाहिए मुद्रा को, ये देखना है हमको। तो द्वितीय काम में आपका पहला है भावी भुगतानों का आधार। भावी भुगतान शब्द को देखो, भावी माने क्या होता है? हिंदी का शब्द है ये, हिंदी लैंग्वेज। तुम ही हो देश के भावी रक्षक। भावी नेता। अरे भाई, मैं भावी मतलब पूछ रहा हूँ, भावी नेता कौन बोल रहा है? भावी, हाँ, तुम ही हो, बच्चों को हम बोलते हैं, बच्चों के लिए कविताएं बनी है, तुम ही हो देश के भावी रक्षक। अब बताओ भावी माने, अब तुम लोग 12वीं पढ़ते हो। हाँ, भावी माने होता है फ्यूचर, भविष्य। ठीक है, भावी भविष्य से ही भावी बना। भावी भुगतान यानी भविष्य में भुगतान, फ्यूचर में भुगतान मुद्रा से ही हो सकता है और दूसरे किसी माध्यम से नहीं हो सकता है। एक एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से सुनो आप लोग, तब आप इसको समझोगे। आपसे मैंने गर्मियों में जब आम पकता है तब 1 किलो आम उधार लिया था और मैंने कहा था जब मांगोगे तब दे दूंगा, और आपने, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। अभी मेरे को बोलते हो कि मैंने जो आपको मई या अप्रैल में 1 किलो आम दिया था उसे रिटर्न करो, हर हाल में लाओ। तो क्या मैं उस उधारी को आपको चुका पाऊंगा? नहीं। चुका पाऊंगा कैसे? मुद्रा नहीं, आप वो मुद्रा तो है ही नहीं, मैं मुद्रा नहीं है तब की बात कर रहा हूं। आप बोलते हो कि मैंने जो चीज दिया था वो चीज दो आप। हाँ, नहीं देता। मैंने 1 किलो आम दिया था, 1 किलो आम लौटाओ। क्या जब उसका उत्पादन ही ना हो रहा हो उस समय मैं उस चीज को आपको लौटा सकता? वस्तु विनिमय में यही प्रॉब्लम आती है कि आप कभी किसी से कोई वस्तु उधार लिए हो और सामने वाला वही वस्तु मांगता है, जब वो वस्तु दुनिया में हो ही ना, तब आप कैसे लौटाओगे उसको? मने वस्तु विनिमय में भावी भुगतान करना कठिन होता है ना। अभी मूंगफली का सीजन चल रहा है, अभी आपसे एक झोला मैंने कच्चा मूंगफली लिया है, आप ऐसे टाइम में मुझे मांगोगे उसको
जब उसका उत्पादन ना हो रहा हो, मैंने आपको कच्चा मूंगफली दिया था सर, कच्चा मूंगफली ही मुझे आप रिटर्न करो, ऐसा कर पाऊंगा क्या? नहीं। भावी भुगतान वस्तु विनिमय में पॉसिबल नहीं होता है, मुश्किलात होते हैं, समस्या आती है। लेकिन वस्तु विनिमय मुद्रा विनिमय में ये प्रॉब्लम आता ही नहीं है जी। अगर मैंने आपसे 1 किलो आम लिया है तो मैं कहूंगा कि मुद्रा विनिमय, जब मुद्रा दुनिया में चल रही हो तब मैं कहूंगा कि देखो भाई, आप जो मुझे 1 किलो आम दिए हो उसका मार्केट प्राइस है 50 रुपए, अभी मेरे पास नहीं है पैसे, आप जब मांगोगे तब दे दूंगा। आप कभी भी मांगो, अक्टूबर में मांगो, नवंबर में मांगो, दिसंबर में मांगो कि भैया मैंने आपको 1 किलो आम दिया था उसका पैसा दो, तुरंत आपके मुंह पे मार दूंगा मैं 50 रुपए, लो। कोई प्रॉब्लम होगी क्या मुझे? नहीं। मतलब ये है कि मुद्रा विनिमय जब हो रहा है तो मुद्रा के द्वारा हम भविष्य में भुगतान आसानी से कर सकते हैं, जबकि वस्तु विनिमय में भावी भुगतान की समस्या आती है, भविष्य में भुगतान करना मुश्किल होता है। ठीक है, दूसरा है मूल्य संचय का आधार। ये भी मैं कल आपको बताया था कि वस्तुओं को संग्रहित करके रखने में प्रॉब्लम आती है। वस्तुएं अगर हमने उसको ज्यादा दिन तक स्टोर करके, हिंदी में उसको संचय करना बोलते हैं, स्टोर करके रखते हो आप, वस्तुओं को संचित करके रखते हो, तो वस्तुएं क्या होंगी? खराब हो जाएंगी। आप धान, चावल, गेहूं, टमाटर, सब्जी, इनको आप सालों साल तक संचित करके रख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वस्तुएं खराब हो जाती हैं। परंतु मुद्रा को आप कई सालों तक संचित करके रख सकते हैं। आप बैंक में जमा कर दीजिए मुद्रा को, आपके मर जाने पे भी आपके बेटे या उनके मर जाने पे भी उनके बेटे को पैसा मिलेगा, कभी वो मुद्रा खराब नहीं होगी। आप जब भी बैंक में खाता खोलते हैं, एक आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं। मैं गया था सेंट्रल बैंक, मेरा खाता वही है ना, और मुझे एटीएम मेरा एक्सपायरी हो गया था, तो नया एटीएम के लिए एप्लीकेशन देना था, और मेरा आधार को लिंक कराने के लिए बार बार मैसेज आ रहा था, तो आधार लिंक करने के लिए भी आधार कार्ड लेकर के गया था। तो वो जो बैंक में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो पहचानते हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बैठिए सर, लंच टाइम है। तो उसी टाइम हमारे इस एरिया का कोई एक बुजुर्ग आदमी था, खाता खुलवाने के लिए गया था, इस एरिया का था, तो वो मुझे पहचानता था, मैं उसको नहीं पहचानता था। शेखरपुर का नहीं था, कुड़केल वगैरह का या पंडीपानी वगैरह का कहीं का होगा। तो वो मेरे को बोला कि ए बाबू एला भेर दे फामला, बोला क्या का वाला है, मैं बोला तो खाता खुलवाना है मोला, बोला वो। ठीक है, मैं बोला नाम बता, मैं बोला उसको, तो नाम बताया वो। अब भाई मैं टीचर हूँ तो टीचर वाले लहजे में, तो नाम बता, मैं बोला ऐसे, तो बताया वो। तो बाप का नाम बता, बोला। मेरे को गौर से देखा, अरे बता जल्दी, मोटन टाइम नहीं है, मैं बोला। फिर बताया, तो एड्रेस बता, तो एड्रेस को नहीं समझा। फिर बाद में मैं भी सोचा एड्रेस को कैसे समझेगा वो, कौन गांव का रस बता, बोला। तो बताया, उसको लिखा मैंने, सारा चीज भरा। उसमें एक रहता है फॉर्म में नॉमिनी, है ना। नॉमिनी मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? नहीं जानते। नॉमिनी मीन्स कोई भी अकाउंट खोलता है तो उसमें नॉमिनी भरना पड़ता है। नॉमिनी मीन्स खाता धारक की अगर मृत्यु हो जाए तो वह पैसा किसको मिलेगा, उसको और किसको मिलेगा उसका नाम डालना पड़ता है। नॉर्मली लोग अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने घर के किसी मेंबर का नाम डालते हैं,
कि मेरे अब भाई मैं अमर होके तो नहीं आया हूं, कभी भी मर सकता हूं। बैंक थोड़ी जान रहा है कि आदमी कब मरेगा, कभी भी मर सकता है। तो पैसा किसको देना है वो खाता धारक से पहले ही फॉर्म में डलवा लेता है, उसको बोलते हैं नॉमिनी। अब उसमें आया नॉमिनी जिसका मैं फॉर्म भर रहा था, तो मैं बोला नॉमिनी कौन होगा बता, तो नहीं समझाओ। तो अब कहा पूछा था, बाबू बोलता है वो मेरे को। अब मैं उसको कैसे समझाऊं, तो मैं उसको, अब मैं बैंक में आप अपने काम से गए रहोगे और बैंक वाले लोग आपको बोलेंगे थोड़ी देर बैठो, तो आप वैसे भी टेंशन में रहोगे, और ऊपर से कोई अनपढ़ आदमी आपके पास आकर के ये बोले कि इस फॉर्म को, अब खाता खोलने के लिए कोई एक पेज का नहीं रहता है, 3-4 पेज का रहता है बैंक में। सबको वही वही चीज, वही वही एड्रेस, स्थायी पता, पत्राचार के लिए पता, फोटो के नीचे दस्तखत, उसको और वो दस्तखत ना करके अंगूठा मार रहा है। मेरा दिमाग ऐसी खराब था। लास्ट में मैं पूछ रहा नॉमिनी बता, तो काला कथे बाबू बोल रहा है। मैं बोला ते मेर जावे ता पैसा कौन ला मिली, और गुस्सा गया मेरे। मैं काबर मर हूं बोलता है, मैं काबर मर हूं बोलता है, फॉर्म को पकड़ लिया मेरे से और भाग गया। वो दूसरे, मैं दूसर से भर रहा हूं, आते आदमी ठीक नहीं है बोलता है मेरे को। और जाके मैनेजर से शिकायत कर रहा है वो कि इसको फॉर्म एला फॉर्म भरे बर दे रहे हैं, तो इतने कब मरबे बोलता है वो। तो चलो, ये रियल मेरे साथ घटी हुई घटना है, पिछले साल की घटना है। तो बैंकों में अगर हम देखिए, वो अनपढ़ आदमी भी बैंक में खाता खुलवाने गया था, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा पैसा सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ रहेगा, बैंक में। हो सकता है घर में कहीं रखा रहेगा तो उसका बेटा जो पियक्कड़ है, दरवा है, तो चोरी करके भी ले सकता है ना। वो यहां तक कि मरने के बाद भी अपने बेटे को पैसा देना नहीं चाहता है, गुस्सा जा रहा था। बैंक में अगर मुद्रा अगर हमारे पास है तो हम उसको संचित करके कई सालों तक रख सकते हैं। मुद्रा की ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, खासियत है कि मुद्रा को हम कई सौ सालों तक, हजारों सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं, संचित करके रख सकते हैं। जबकि वस्तु को हम साल की तो क्या बात करें, कुछ दिन में ही वस्तुएं खराब हो जाती हैं। वस्तुओं को हम ज्यादा दिन तक संचित करके नहीं रख सकते। मुख्य रूप से जब मुद्रा के कार्य आएंगे तो आपको प्राथमिक कार्य 2 और सहायक कार्य 2 बहुत अच्छे से याद करना है ना। कभी कभी परीक्षा में ऐसे पूछता है कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य लिखिए, तब आप सहायक कार्यों को नहीं लिखेंगे, प्राथमिक कार्यों को लिखेंगे। और कभी कभी पूछता है कि मुद्रा के गौण कार्य लिखिए, तब ये सेकेंडरी वर्क को फंक्शन को लिखिएगा। नॉर्मली परीक्षा में ये पूछता है कि मुद्रा के कार्य लिखिए, ना तो प्राथमिक बोलता है ना सेकेंडरी बोलता है। तब आप ये दोनों में मिला के कितने पॉइंट हो रहा है, 4 पॉइंट। लेकिन आप स्पष्ट लिखेंगे कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य, फिर ये दोनों को लिख करके इसका डिटेल लिखेंगे, फिर लिखेंगे मुद्रा के सहायक कार्य या गौण कार्य या द्वितीयक कार्य, फिर ये दोनों को लिख करके इसका डिटेल लिखेंगे। सामान्य रूप से मैंने देखा है कि मुद्रा के कार्य ही पूछता है, तब ये 4 कार्य आप लिखेंगे। इसके अलावा और भी काम है मुद्रा के, वो भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, उनको भी मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में समझा दूंगा। ठीक है।